एक सवाल एक जवाब इस प्रोग्राम में आपका अभिवादन है, स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चिंतक मिस्टर ऋषिकेश बहादुर देसाई साहब जुड़े हैं। ऋषिकेश साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि देश में दाम प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तेल का भाव, पेट्रोल का भाव, दालों का भाव सारा बढ़ रहा है। ऐसे में आम जनता बड़ा परेशान है। इनकी परेशानी को पूछने वाला या उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? हमारे देश में प्राइस राइज की क्या रीज़न्स हैं, क्या उसके कारण हैं, वो बताएंगे और इसका क्या सल्यूशन हो सकता है वो भी हम जानना चाहेंगे मिस्टर ऋषिकेश जी से। मिस्टर ऋषिकेश बहादुर देसाई, नमस्कार। आज हम महंगाई के बारे में बात करेंगे। महंगाई थोड़े अजीब चीज़ है क्योंकि इसको आप इन्फ्लेशन के नाम से कुछ लोग इसको बुलाते हैं, दूसरे लोग प्राइस राइज बोल के बोलते हैं। जब भी न्यूज़पेपर में प्राइस राइज बोल के आता है वो थोड़ा इन्फ्लेशन से अलग है। इसका टेक्निकल हम समझ लेंगे पहले, बाद में उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो भी ज़रूरत की चीज़ है, मान लीजिए कोई एक रोटी है, खाने वाले दो लोग हैं, एक के पास 10 रुपए है, दूसरे के पास 2 रुपए है, तो उसमें कौन ले पाएगा? जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ले पाएगा। ये इन्फ्लेशन के आसान तरीके हैं समझने के। मतलब जो जरूरत की चीजें हैं वो कम है लेकिन पैसा ज्यादा है। उसमें अनदर आता है स्टैग्नेशन और स्टैगफ्लेशन। उसका मतलब है कि प्रोडक्शन बंद हो जाता है या वहीं का वहीं रह जाता है और लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि जब 30 साल पहले हमारे शादी हुआ था तो सोने का कीमत इतना कम था, अभी ज्यादा है। दैट इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन हिंदुस्तान में अभी जो हो रहा है वो टेक्निकली इन्फ्लेशन नहीं है, वो प्राइस राइज है। और प्राइस राइज की क्या 2-3 उसके गुण है, देख लेंगे। एक, जो भी एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसको जो तैयार करता है उसको उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है एक तरफ से। दूसरी तरफ उसको जो कंज्यूम करता है, मतलब जो उसको लेना चाहता है, उसको वो कम पैसे में नहीं मिल रहा है। उसका सिंपल आप एग्जांपल देखिए। खाने का तेल 200 से 300 रुपए में हमको अभी मिलता है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल बनाने वाला फार्मर है, किसान है, जो ग्राउंडनट उगाता है, जो सैफ्लावर उगाता है, जो सनफ्लावर उगाता है, जो सरसों उगाता है, उसको वो प्राइस नहीं मिल रहा है। लेकिन जो घर में खाना पकाती है औरत, उसको कम प्राइस में नहीं मिलता है। तो ये कहाँ लिंक मिस हो गया है? तो ये मिडिलमैन के पास है। तो मिडिलमैन कौन हो सकता है? मिडिलमैन 2 लोग हो सकते हैं। एक जो उसका बीज लेके उसको तेल में बदलता है, इंडस्ट्री वाला। दूसरा उसका ब्रांडिंग करके उसको मार्केट में लाके जो देता है, होलसेलर। और तीसरा होलसेलर से लेके जो लोगों को बेचता है, वो रिटेलर। इसमें और भी कुछ लोग हैं, जैसे कैरी फॉरवर्ड एजेंट्स हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स हैं, एटसेट्रा। सबको मिलके एक हम सिस्टम लेंगे, वो मिडिलमैन या मार्केट सिस्टम हम उसको बोलेंगे। तो इसके ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस क्या है? इसके ट्रेडिशनल सॉल्यूशन सरकार के पास है। सरकार के पास सबसे आसान तरीका क्या है? सरकार के पास आसान तरीका है पेट्रोल और डीजल में जो टैक्सेस हैं उनको कम करना। पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान की सरकार आज 30 से 40 रुपए के बीच में खरीद रहा है, लेकिन 100 से 110 रुपए के बीच में बेच रहा है। इसमें 30 रुपए तक
सेंट्रल टैक्स है 30 रुपए तक, स्टेट टैक्स है। सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने टैक्सेस कम करेंगे तो पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? जब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो एक चीज को दूसरे जगह ले जाने का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो कम होता है। जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है तो उस चीज का दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सेकेंडली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन। सबको मालूम है 1990 में 3-4 राज्यों में सरकारें गिर गई थी सिर्फ प्याज के दाम के ऊपर, और शांत कुमार सीनियर लीडर ने कहा था कि प्याज के पन्नों पर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स चलती है। प्राइस राइज के बारे में आम आदमी तब सोचता है जब वो कंज्यूमर को, मतलब उसको खुद को अफेक्ट होता है, स्पेशली फूड प्राइस राइज, तब वो समझता है कि सरकार की गलती है। सरकार इसीलिए माइक्रो मैनेजमेंट बोल के हम बोलते हैं। उसका मतलब है कि मान लीजिए अगर शक्कर का दाम ज्यादा हो रहा है तो सरकार इंपोर्ट अलाउ करता है, तो जो हिंदुस्तान में जिसके पास वो स्टॉक है उसके कम दाम में अगर इंपोर्ट से आता है तो मार्केट में उसका प्राइस स्टेबलाइज होता है और प्राइस गिरने लगता है। अगर फार्मर अपनी चीजों को बेच नहीं पा रहा है उसको, या फिर कम दाम मिल रहे हैं, तो सरकार खरीदी करता है। उसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग, मार्केट इंटरवेंशन बोलते हैं। हिंदुस्तान में मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग है लेकिन मार्केट इंटरवेंशन बहुत कम है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग सिर्फ वही कुछ चीजों के लिए है जिसका रेगुलर खरीदी हो रहा है। जो बाकी के 20-30 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका खरीदी नहीं हो पा रहा है, तो इंपोर्ट का भी प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट का भी प्रॉब्लम है। जब भी प्राइस गिरने लगता है बहुत ज्यादा तो सरकार एक्सपोर्ट अलाउ करती है। जहां से हिंदुस्तान का प्रोड्यूस हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जाता है तो उसका स्केर्सिटी हो जाता है और उसका प्राइस बढ़ने लगता है। यह सरकार के हाथ में है। ये दूसरा। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा है जनरल टैक्सेस रिडक्शन। ट्रेड के ऊपर टैक्स होता है, जो खरीदी होता है, जो लोग बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स होता है, उसको कम करना है। प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स बोलते हैं हम उसको, वो आजकल बहुत कम है, फिर भी है जीएसटी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा इसमें काम है, या तो वो फ्यूल प्राइसेस कम करें, उसमें स्टेट्स भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पॉलिसी एडजस्ट करें, डेली बेसिस पे करें। और तीसरा जीएसटी को रैशनलाइज करें। जो एसेंशियल कमोडिटी है उसका टैक्स कम करें, जो नॉन एसेंशियल है उसके ऊपर ज्यादा करें। ये सरकार के ऊपर है। सरकार छोड़ के हम क्या कर सकते हैं इन्फ्लेशन के बारे में? अगेन जो विलेज इंडस्ट्री और लीड के मॉडल की हम जो बात कर रहे थे अभी, अगर हम उसको देखेंगे, लीड का मतलब है हम उसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे आमने सामने उगता हो, जो हमारे सामने तैयार होता हो, एक डिस्टेंस के ऊपर। अमेरिका में लीड मॉडल बोल के खाने के टेबल के 8 मील दूरी में जो भी उगता है उसी को खाएंगे बोलने का मूवमेंट है, उसको लीड मूवमेंट बोलते हैं। विलेज इंडस्ट्री, एक एग्जाम्पल बहुत फेमस हुआ था इंटरनेट में कि एक बनाना जो इंडोनेशिया में उगता है वो पैक होता है कनाडा में और वो बेचा जाता है एशिया में। जो चॉकलेट अफ्रीका के कोकोआ फील्ड्स में से उसको तोड़ा जाता है, वो बनता है यूरोप में, बेचा जाता है एशिया, चाइना, रशिया, अमेरिका में। ये जो क्रॉस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, रॉ गुड्स एंड फिनिश गुड्स, वो कम हो। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम ही, कॉस्ट ही कम हो, दाम ही कम हो, हर चीज जो आसपास में बोया जाता है, हर चीज जो आसपास में प्रोड्यूस किया जाता है उसी को लोग इस्तेमाल करने लगे, तो प्राइस राइज बहुत आसानी से गिर सकता है।
हमें ऐसा लगता होगा कि ये मुश्किल है, नहीं कर सकते, वो बहुत आसान है करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बासमती राइस की बात करते हैं, जहां पे हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल हमारे कर्नाटक में सोना मसूरी बोल के एक राइस उगाया जाता है। अगर मैं बासमती खाना चाहूंगा तो मुझे एटलीस्ट 4000 किलोमीटर के दूर से उसको मंगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां उगता है। लेकिन अगर मैं सोना मसूरी खाता हूं तो मुझे 100 किलोमीटर में से वो मिल जाता है। अगर मैं जवारी रोटी खाता हूं तो 10 किलोमीटर में मुझे मिल सकता है। अगर कोई बेंगलोर मैसूर का आदमी रागी खाना चाहेगा, उसको 5 किलोमीटर में वो मिल जाता है। फ्रूट्स में अगर मैं एप्पल खाना छोड़ दूंगा, जो मेरे सामने जो अंजूर है वो सिर्फ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में मुझे मिलता है। तो ऐसे स्मॉल चेंजेस, ये कल्चरल लेवल पे, सोशल लेवल पे, सिविल सोसाइटी के लेवल पे ये चेंज हो सकता है। यही चीज आप अपने कपड़ों के लिए भी कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स के लिए भी कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी कर सकते हैं। आजकल हम बहुत ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन में भी एक लीड क्लॉज होता है, अगर आप ढूंढे तो आपको मिलता है वो कहाँ बनता है और कहाँ से बेचा जाता है। तो ये लाइफस्टाइल चेंज करने की बात है। दूसरा, क्लस्टर मॉडल में आप कोई भी गांव में जाएंगे तो किसान अपना चीज खुद बेचता है और अपनी को तो चाहिए अपने खाद और बीज, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड वो सिर्फ अपने लिए लेता है। अगर वो क्लस्टर मॉडल पे शुरू हो जाएगा, मतलब किसान 10 किसानों को जो चाहिए सब मिलके मंगाएंगे और 10 किसान जो बोएंगे सब मिलके बेचेंगे, तो उसके ओवरहेड्स उनको कम हो जाएगा, उसको खुद को खर्चा कम हो जाएगा और उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यही मॉडल इंडस्ट्रीज के लेवल पे हो सकता है, यही मॉडल सर्विसेज के लेवल पे हो सकता है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल मॉडल, कोऑपरेटिव मॉडल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल लेवल्स पे वो जो भी चेंजेस कर सकते हैं या ग्रुप लेवल पर कर सकते हैं, ये हो सकता है। और हम क्या डिमांड कर सकेंगे? देखिए, जब से जीएसटी बना है तब से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम मुकदमे जारी हुए हैं, बहुत कम उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। ट्रांसपेरेंट मेथड पे जीएसटी का बोर्ड डिसीजन नहीं लेता है। जीएसटी बोर्ड्स के डायरेक्ट डिसीजंस को पब्लिक ऑब्जेक्शंस बुलाए नहीं जाते हैं। वो पब्लिक हियरिंग उसका हो या डिस्कशन हो, वो बहुत कम होता है। सिर्फ इंडस्ट्री के जो ग्रुप्स हैं वो ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आम जनता जो कंज्यूमर है वो उस डिस्कशन में नहीं जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि वोटर से डेमोक्रेसी नहीं बनती है, सिटीजन से डेमोक्रेसी बनती है। तो सिटीजन कौन है? सिटीजन वो है जो हमेशा जागृत हो, जो अपने सरकारों से बात करे। ये जरूरी नहीं कि वो कंप्लेंट करे, लेकिन ये जरूरी है उसकी भागीदारी हो। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव से बात करे, वो बोले कि देखो ये पॉलिसी अच्छा है, ये पॉलिसी अच्छा नहीं है। सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सरकार से हमेशा डिस्कशन करते रहे, हमेशा कम्युनिकेशन करते रहे, सरकार को ये फीडबैक देते रहे कि देखो ये पॉलिसी से प्राइस रेज हो रहा है, ये पॉलिसी से प्राइस गिर रहा है, इसको फिक्स करो। यूजुअली क्या होता है, हम 5 साल में एक बार वोट डाल के उसके बारे में भूल जाते हैं। ये ऐसा है कि मिडिल क्लास का जो पेरेंट है अपने बच्चों को प्राइमरी क्लास में दाखिल करके 10 साल उसको भूल जाता है। उसका डिस्कशन, उसका पढ़ाई सिखाई कैसा हो रहा है उसके बारे में वो डिस्कशन नहीं करता है। लेकिन हम ऐसे निग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। हम वोटर नहीं, हम सिटीजन बनना चाहिए। सरकार को और सिविल सोसाइटी को, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को
हम बहुत सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको हम चलाना चाहिए, उनकी पॉलिसीज बदलने में हमारा योगदान हो। अगर ये इंस्टीट्यूशनल, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, ऐसे 3 लेवल पे अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो इन्फ्लेशन का बहुत आसान सा जवाब निकल जाएगा, उसका एक रास्ता सबको मिल जाएगा। थैंक यू।